करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। देखिए, जब से हम पार्टनरशिप वाला ये चैप्टर हमने शुरू किया है, तब से हम एक बात कह रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलकर बिज़नेस चलाते हैं, तो वो आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना बिज़नेस करते हैं। तो ये एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, एग्रीमेंट क्या होता है कि जिसमें ये लिखा होता है कि वो अपना बिज़नेस कैसे चलाएँगे, किस तरीके से चलाएँगे, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एक बिज़नेस को चलाने के लिए, या जितने भी फ्यूचर्स में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही वो मेंशन करके रखते हैं कि हम अपना बिजनेस इस रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पहले से डिसाइड करके रखी होती है। बिजनेस को कौन सा पार्टनर चलाएगा, कौन सा बैंक ऑपरेट करेगा, कौन सा बिजनेस ऑपरेट करेगा, तो वो जितने भी तरह के उनके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है एक बिजनेस को चलाने के लिए, वो पहले से जो मेंशन करके रखते हैं उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट, और उसको पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। तो देखिए, पार्टनरशिप इज़ अ कमर्शियल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप जो है वो एक कमर्शियल रिलेशनशिप, एक नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है। देखिए, जैसे आपके जो फैमिली रिलेशंस होते हैं वो एक नेचुरल रिलेशनशिप होता है, लेकिन एक बिजनेस को चलाने के लिए जो पार्टनर्स बनते हैं, पार्टनरशिप बनती है, उनमें कमर्शियल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, और कमर्शियल रिलेशनशिप होने के लिए उनमें एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो देयर मस्ट बी एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अगर वो एग्रीमेंट है वो मे बी इन राइटिंग और ओरल, दोनों में हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो राइटिंग में हो। हाँ, ज़्यादा बेटर है कि अगर हम राइटिंग में उसको बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राइटिंग में क्या होता है कि हम बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर किसी की चीज़, किसी भी डिसीजन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है फ्यूचर में, तो उससे क्या होता है कि राइटिंग में जो हमारे पास पार्टनरशिप डीड होती है उससे हम प्रूफ देकर ये साबित कर सकते हैं कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अगर डिस्प्यूट है वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट के आगे एज अ प्रूफ हम वो पार्टनरशिप डीड रख सकते हैं। तो राइटिंग में रखना इसको ज़्यादा जो है एडवांटेजेस हो जाता है, लेकिन वो ओरल में भी हो सकती है। लेकिन एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और उसी एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सो अकॉर्डिंग टू कोहलर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्टेड एंड साइंड बाय पार्टनर्स। देखिए, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एज अ रिटन और ओरल डॉक्यूमेंट होता है, जिसको ड्राफ्ट यानी कि बनाया जाता है और साइन किया जाता है बाय पार्टनर्स। तो पार्टनर्स उसको बनाते हैं और आपस में मिलकर अपनी पूरी म्यूचुअल कंसेंट के साथ उसको साइन भी करते हैं। उसमें क्या डिफाइन होता है? डिफाइनिंग द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फर्म। उसमें फर्म्स को लेकर सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से डिसाइड किए जाते हैं कि हमारा बिजनेस, हमारी जो फर्म है वो किस तरह से काम करेगी। देखिए, अगर इसमें जो रूल्स, जो रेगुलेशंस जो मेंशन होते हैं वो जब बनाए जाते हैं तो सभी पार्टनर्स मिलकर बनाते हैं, सभी की कंसेंट ली जाती है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कंसेंट के साथ ही वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को पास किया जाता है। अगर किसी भी डिसीजन के ऊपर किसी एक भी पार्टनर की जो कंसेंट है वो नहीं मिलती है तो वो रूल जो है वो पास नहीं होता। तो इसीलिए इसमें जो लिखा है साइंड बाय पार्टनर्स, इसका मतलब यही है कि जो पार्टनर्स हैं, एक बार उन्होंने सभी जो रूल्स बना दिए और उसके नीचे सभी पार्टनर्स ने साइन कर दिए, तो फिर वो उन रूल्स से बैक नहीं जा सकते, यानी उन रूल से वो पीछे नहीं हट सकते। अगर उन्होंने उन रूल्स पे पहले एक बार साइन कर दिया है तो फिर वो वापस अपने जो डिसीजन को नहीं ले सकते, फिर वो चाहें या ना चाहें उनको उन रूल्स के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। तो ड्राफ्टेड एंड साइंड बाय पार्टनर्स का यही एक मीनिंग है कि वो बनाते हैं खुद और फिर अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ सभी पार्टनर्स उसको साइन भी करते हैं, और एक बार जब वो साइन कर लें उन रूल्स और रेगुलेशंस को, फिर उन रूल से वो पीछे नहीं हट सकते। So it is always prefer to have partnership deed in writing because of the various advantages। तो पहले मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड जो है वो राइटिंग में होगी तो हमारे लिए एक एडवांटेज का काम करता है, क्योंकि वो एक प्रूफ बन जाता है, एक रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारे पास एज अ प्रूफ शो करने के लिए। सो इट सर्व्स एज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू सेटल डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। तो आगे जाके कोई भी अगर हमारे पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो कोर्ट के आगे एक एज अ प्रूफ रखने के लिए हमारे रूल्स और रेगुलेशंस का वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, अगर वो एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होगा। और अगर राइटिंग में होगा तो प्रॉब्लम्स भी बहुत कम होंगी, क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बहुत ईजिली रूल्स के रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो पार्टनरशिप डीड हमने समझा क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, वो चाहे राइटिंग में हो चाहे ओरल में हो। वो होता क्या है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो मेंशन किए जाते हैं। उनको बनाता कौन है? पार्टनर्स बनाते हैं, और उनको पार्टनर्स के द्वारा ही साइन किया जाता है। और जब वो साइन हो जाते हैं तो कोई भी पार्टनर जो है उससे पीछे नहीं हट सकता। पूरा बिजनेस, पूरी फर्म जो है उन रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे ही हम पार्टनरशिप में जो हम अब आगे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, इसमें जो प्रॉफिट और लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो सब हम किसके अकॉर्डिंग पूरा बिजनेस करेंगे? उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये समझ चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब हम करने वाले हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। दैट मीन्स पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द फर्म, यानी कि
आपका जो फर्म है उसका जो नेम है वो पार्टनरशिप डीड में डेफिनेटली मेंशन होना ही चाहिए और होगा भी। और साथ में वहाँ पे एक ये चीज़ जो कंडीशन है कि आपका जो फर्म का नेम है वो किसी और एग्जिस्टिंग फर्म के नेम के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, यानी कि ना तो वो उससे मिलता जुलता हो, ना ही वही नाम होना चाहिए। वही नाम तो होना ही नहीं चाहिए, साथ में वो मिलता जुलता भी ना हो, यानी कि उसके आसपास भी वो नाम नहीं होना चाहिए। तो आपका नाम जो आपके फर्म का है वो डिफरेंट हो और साथ में आपके नाम से किसी और की फर्म के नेम का जो है वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। तो नेम ऑफ द फर्म आपके पार्टनरशिप डीड में होगा। सेकंड इज़ प्लेस ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस कहाँ पर है वो भी आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी कि आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि हम स्पोर्ट्स मटेरियल का बिजनेस करें, या फिर हम जूतों का बिजनेस करें, या फिर हम केटरिंग सर्विसेज का बिजनेस करें। तो किस भी चीज़ का आप बिजनेस जो कर रहे हैं उसका जो नेचर है वो चीज़ है जो वो आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए और होगी भी। फोर्थ इज़ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि आपकी जो ये एसोसिएशन है जो आप मिलकर, यानी कि कुछ पार्टनर्स मिलकर जो बिज़नेस कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन भी मेंशन हो सकती है पार्टनरशिप डीड में। अगर आपका कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड है कि हम इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप चलाएंगे, तो वो पीरियड भी आपकी ड्यूरेशन का भी आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए और होगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, ये भी पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि जो कैपिटल है वो कितनी कितनी जो कंट्रीब्यूट की जाएगी सभी पार्टनर्स के द्वारा। वो एक फिक्स्ड अमाउंट भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह दें कि अगर 4 पार्टनर्स हैं तो वो सभी 5 लाख रुपीज़ ईच पार्टनर जो है कैपिटल फर्म में लेकर आएगा, तो वो कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स्ड हो सकती है और वो जो है पार्टनरशिप डीड में मैंशन होगी। सिक्स्थ इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनरशिप डीड है आपस में एग्रीमेंट है तो आप एक स्पेसिफिक रेशो भी रख सकते हैं कि हम जो अपना प्रॉफिट और लॉसेज हैं वो इस रेशो में आपस में डिवाइड करेंगे। अगर वो स्पेसिफिक रेशो आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो वही उसी रेशो के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट जो है वो आपस में सभी पार्टनर्स में बटेगा। अगर वो डीड नहीं है, आपका ये एग्रीमेंट नहीं है इस रेशो के रिलेटेड, तो वो जो प्रॉफिट है वो सब में आपस में बराबर बट जाएगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है कि आपके पास जो एग्रीमेंट है वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रॉफिट सब में बराबर बटेगा, लेकिन अगर आपके पास एग्रीमेंट है और उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो स्पेसिफिक मेंशन है तो फिर वो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। सेवन्थ इज़ पार्टनर्स ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स क्या होती है आपने पहले भी पढ़ रखा है 11th स्टैंडर्ड में। वो पैसा जो बिजनेस में से पार्टनर्स या बिजनेस ओनर्स जो हैं वो अपने घर पर लेकर जाते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि वो कैपिटल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कैपिटल पार्टनर्स भी ड्राइंग्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ड्राइंग्स कर सकते हैं, पैसा वो अपने घर पर लेके जा सकते हैं। लेकिन वो पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन कर सकते हैं कि कितना लिमिट रख सकते हैं कि विड्रॉल की लिमिट कितनी होगी। अगर वो विदाउट लिमिट जो है वो पैसा घर पर लेके जाएंगे बिजनेस का, हालांकि पैसा तो पार्टनर्स का ही है, लेकिन अगर वो बिजनेस में ना लगाकर घर पर लेकर जाएंगे पर्सनल यूज़ के लिए तो वो बिजनेस को फर्म को लॉस होगा। तो इसी के लिए वो पहले ही अपने डीड में जो है मेंशन कर सकते हैं, एक लिमिट रख सकते हैं कि इतने अमाउंट तक ही कोई पार्टनर जो है वो पैसा घर पर लेकर जा सकता है। और इसको पार्टनर्स जो है वो पैसा घर पर ना लेके जाएँ, इसको डिमोटिवेट करने के लिए वो इंटरेस्ट चार्ज भी रख सकते हैं कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा। तो ये अलग से एक इनकम का सोर्स बन जाएगा हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए। इसी तरह जैसे ड्राइंग पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वैसे वो मेंशन कर सकते हैं हमारे अपनी डीड में कि जो कैपिटल जो कंट्रीब्यूट की जा रही है उस पर इंटरेस्ट जो है वो उनको मिलेगा, कितने परसेंट पे मिलेगा और किस हिसाब से मिलेगा। तो वो सब वो अपनी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो मेंशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 10th इज़ पार्टनर्स सैलरीज फीस बोनस एंड कमीशन। देखिए पार्टनर्स को सैलरीज फीस बोनस अगर वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, कुछ स्पेशल सैलरी फीस देना चाहते हैं तो कितने अमाउंट पर, किस रेशो पर, किस किस को देना चाहते हैं वो सब पार्टनरशिप डीड में उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये भी एक कंटेंट पार्ट बन जाता है पार्टनरशिप डीड का। देखिए बिजनेस में, फर्म में जो भी चीज़ उन्होंने करनी है, जिस भी चीज़ पर डिसीजन लेना है, चाहे वो किसी भी चीज़ की है, चाहे वो पार्टनर्स को सैलरी बोनस कमीशन देने के लिए है या कैपिटल पर है या ड्राइंग पर है या इंटरेस्ट के लिए है या कुछ भी है, तो वो सभी वो अपने एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। हर एक चीज़ के लिए रूल्स और रेगुलेशंस वो पहले से मेंशन करके रखेंगे। नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। देखिए अकाउंट्स को वो अपने पार्टनरशिप फर्म में किस मेथड पर करना चाहते हैं वो भी इसमें मेंशन करेंगे। कौन कौन से मेथड्स होते हैं अकाउंट्स को जो है रखने के, अकाउंटिंग करने के, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एंड हाइब्रिड बेसिस। इसके बारे में भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। देखिए कैश बेसिस का वो होता है जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड की जाती हैं। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब जब कैश रिसीट हो रहा है या कैश पेमेंट हो रहा है तभी वो जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि जैसे ही आपकी इनकम जो है वो जनरेट हो गई है, दैट मीन्स आपने वो इनकम जो है वो कमा ली है, आपने ड्यू हो चुकी है, चाहे वो आपको रिसीव हो या ना हो, तो हम ड्यू बेसिस पर ही अपने अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसी एक्सपेंसेस अगर आपके ड्यू हो चुके हैं, चाहे वो आपने पे किए हों या ना किए हों, तो हम उसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं।
और हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है कि हम इनकम्स को तो हम रिसीट बेसिस पर ही रिकॉर्ड करते हैं, जब वो रिसीव होंगे तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस को हम ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं अकाउंट्स को बनाने के, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस एंड हाइब्रिड बेसिस। तो ये भी पार्टनर्स जो है पहले से मेंशन कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड में कि हम जो अकाउंट्स हैं वो किस मेथड पर रिकॉर्ड करेंगे। 12th पॉइंट इज ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्टनर्स। देखिए पार्टनरशिप डीड में ये भी पहले से मेंशन होता है कि किस पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या उसके पावर्स हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि बिजनेस भी पार्टनर्स ही चलाते हैं तो उनके फंक्शंस भी पहले से पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं। 13 इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल जो है वो किस तरह उनको वैल्यू करना है, किस मेथड पर वैल्यू करना है। गुडविल एडमिशन के टाइम पर वैल्यूएशन होती है, रिटायरमेंट के टाइम पर उसकी वैल्यू होती है, और डेथ के टाइम पर या डेजोल्यूशन के टाइम पर उसको वैल्यू किया जाता है। इसके रिलेटेड कौन सा मेथड वो यूज़ करने वाले हैं अपने बिजनेस में, तो वो चीज़ वो पहले से पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। गुडविल जो है एक पार्टनरशिप की जो कैसे कैलकुलेट होती है और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर के अंदर, तो इसका आगे हम एक वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल में। 14th इज़ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, अब जैसे मैंने बोला कि एक पार्टनर होता है, उनके कई तरह के फंक्शन होते हैं, वो फंक्शंस जो आपस में बांट लेते हैं कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा। तो उसी तरह से बैंक अकाउंट को कौन सा पार्टनर ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा, तो वो भी राइटिंग में अपनी पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन करते हैं कि बैंक अकाउंट को कौन ऑपरेट करने वाला है। रिफंड टू रिटायरिंग पार्टनर। देखिए जो भी पार्टनर जो होता है रिटायर होता है, जैसे हम अपने आम लाइफ में देखते हैं, जैसे हम अपनी सर्विसेज से एक एज के बाद जो हमारी सर्विसेज से हम क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, यानी कि उस सर्विसेज को हम आगे कंटिन्यू नहीं करते। वैसे ही पार्टनरशिप में भी क्या होता है कि रिटायर होता है, रिटायरिंग की फैसिलिटी होती है, जिसमें क्या होता है एक पार्टनर जो है पार्टनरशिप की जो एसोसिएशन उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई है, उससे वो बाहर जा सकता है, यानी कि उससे रिटायर ले सकता है। और वो कैसे रिटायरमेंट ले सकता है, उसको रिटायरमेंट लेने पे उसकी कैपिटल का कैसे रिफंड मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसा उसका सारा ट्रीटमेंट होगा, तो वो सब भी वो अपने पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन करके रखते हैं। तो यानी कि बाद में अगर कोई रिटायर लेना भी चाहता है तो बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। देखिए अपने बिजनेस में यानी कि फर्म में एसेट्स को किस अमाउंट पर वैल्यू करना है, किस तरह उनको रिकॉर्ड करना है, तो वो सब चीज़ भी वो अपने पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन करके रखते हैं। 17 इज़ अकाउंटिंग पीरियड। देखिए उनका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कहाँ से शुरू होकर कब तक खत्म होगा, वो टाइम पीरियड भी वो अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। जैसे उनका बिजनेस जो है वो मार्च में एंड होगा या फिर दिसंबर में एंड होगा, तो वो चीज़ भी वो पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं पार्टनरशिप डीड में। 18 पॉइंट आता है आर्बिट्रेशन क्लोजेज। देखिए कोई भी क्लोज ऐसा होता है जिसके रिलेटेड जो है वो पार्टनर्स को लगता है कि डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, और उसको कौन सॉल्व, अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा, कहाँ पर वो मैटर लेके जाया जा सकता है, और जो आर्बिट्रेटर होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, तो उसके रिलेटेड जितने भी क्लोजेज होंगे वो भी सब वो पहले से पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके रखते हैं। तो ये थे कुछ कंटेंट्स, 18 कंटेंट्स हमने पढ़े। तो बस वही है कि पार्टनरशिप डीड में वही सब चीज़ें मेंशन होगी कि उनको अपने बिजनेस कैसे चलाना है, किस तरह से चलाना है, जितने भी बिजनेस को रिलेटेड उनकी फर्म को रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो अपनी डीड में मेंशन करके रखते हैं। डीड का होना और नहीं होना मैटर करता है, क्योंकि अगर डीड होगी उनकी यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा उनका, तो उनका जो बिजनेस है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो हमारा जो एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमने पढ़ा, तो हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उनमें मेंशन किए हुए हैं कि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कुछ वहाँ पे लॉज दिए हुए हैं, कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई, किसी चीज़ को लेकर कोई भी चीज़ कोई रूल है, कोई मेंशन नहीं है एग्रीमेंट में, तो फिर क्या किया जाए, तो उसके रिलेटेड फिर हम अपने एक्ट को कंसीडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमने पार्टनरशिप डीड का मीनिंग समझा, उसके कंटेंट समझे, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देखिए जितना भी अभी तक हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर किया है, तो उसको लेकर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हैं कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जितना आपने अभी तक समझा है वो आपको समझ में आया कंसेप्ट, अब इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर डूइंग स्मगलिंग टुगेदर अक्रॉस द इंडो नेपाल बॉर्डर। तो ए एंड बी दो पर्सनस थे, वो स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे थे इंडो नेपाल बॉर्डर पर। दे हैव अर्न ₹1,50,000 इन 1 ईयर। इज इट अ पार्टनरशिप? तो भाई इस क्वेश्चन को देखकर आप बताइए मुझे कि क्या इसमें पार्टनरशिप है या नहीं है। दो पर्सन थे ए एंड बी, वो स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे थे एक साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पर। वहाँ पर उन्होंने एक साल में ₹1,50,000 अर्न किए, तो क्या वो पार्टनरशिप में काम कर रहे थे या नहीं।
बिल्कुल नहीं, ये पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं होगी। देखिए फीचर्स में हमने पढ़ा था कि जो भी पार्टनरशिप होगी उनमें जो उनका बिज़नेस होगा वो लॉफुल बिज़नेस होना चाहिए। तो वो कुछ ऐसा बिज़नेस ना हो जो अनलॉफुल हो, जिसको करना अलाउड ना हो हमारे लोग के, इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग। तो स्मगलिंग करना एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो इस वजह से जो इनका जो प्रॉफ़िट है वो एक पार्टनरशिप बिज़नेस के थ्रू नहीं आया। ये दोनों आपस में पार्टनरशिप में नहीं है। देखिए रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी शुड फॉर डूइंग लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस के लिए ही उनका जो रिलेशनशिप है वो होना चाहिए। इन दिस केस दे आर डूइंग अनलॉफुल बिजनेस ऑफ स्मगलिंग, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई जॉइंटली परचेज्ड अ रेस्टोरेंट and incurred expenses for purchasing utensils and crockery contributing the necessary amount equally। तो यहाँ पर कोई दो पर्सन थे एक्स एंड वाई, उन्होंने जो रेस्टोरेंट है वो एक साथ परचेज़ किया और साथ में कुछ एक्सपेंसेस किए उस रेस्टोरेंट के लिए, यूटेंसिल्स खरीदने के लिए, क्रॉकरी खरीदने के लिए। इक्वली अमाउंट उन्होंने एक्सपेंस जो है वो इक्वली बियर किया। दे सब्सिक्वेंटली लीज्ड आउट द रेस्टोरेंट ऑन द रेंट बेसिस। उन्होंने रेस्टोरेंट परचेज़ किया एक साथ, लेकिन उसको चलाया नहीं, उसको मैनेज नहीं किया, उसको आगे क्या है उसको लीज़ पर दे दिया रेंट बेसिस पर। लीज़ पर देना मतलब किसी को कोई चीज़ जो है वो यूज़ करने के लिए आगे दे देनी और उसके बेसिस पर जो है रेंट उसके बिहाफ पर लेते रहना। तो उन्होंने भी अपना रेस्टोरेंट जो है परचेज़ करके आगे किसी को यूज़ करने के लिए दे दिया रेस्टोरेंट चलाने के लिए, और उसके बदले वो उनसे क्या लेते थे, रेंट लेते थे। द रेंट वॉज टू बी शेयर्ड बाय दैम इक्वली। तो रेंट वो जो है आपस में इक्वली शेयर करते थे। तो स्टेट इज इट पार्टनरशिप। तो आपको ये बताना है कि ये जो दो पर्सन है एक्स एंड वाई, क्या वो पार्टनरशिप में हैं या नहीं है। देखिए उन्होंने क्या किया, परचेज़ किया, लेकिन परचेज़ करने के बाद उस बिज़नेस को चलाया नहीं, उस बिज़नेस को आगे जो है वो लीज़ पर दे दिया। जो हमारी पार्टनरशिप है उसमें एक फ़ीचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है, वो ये है कि वो उन दो पार्टनर्स में आपस में एक बिज़नेस रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। वो दो पार्टनर्स आपस में कुछ ना कुछ बिज़नेस करते हुए होने चाहिए। इसीलिए ये जो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है इसमें पार्टनरशिप एक्स एंड वाई नहीं है, वो पार्टनर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ना तो वो सिर्फ ओनर बन रहे हैं, उन्होंने सिर्फ जो रेस्टोरेंट है वो एक साथ परचेज़ किया है, लेकिन उस रेस्टोरेंट को चलाया नहीं है, उस रेस्टोरेंट को लेकर वो दोनों साथ में कोई बिजनेस नहीं कर रहे, इसीलिए ये पार्टनरशिप का केस नहीं होगा। सो फॉर पार्टनरशिप इट इज़ असेंशियल दैट द पार्टनर मस्ट हैव सम बिजनेस रिलेशंस, यानी कि उनमें बिजनेस रिलेशन होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस के ओनर्स भी होते हैं और मैनेजर्स भी होते हैं, यानी कि वो बिजनेस को खुद चलाते भी हैं, बिजनेस करते भी हैं। लेकिन अगर वो दो लोग जो हैं आपस में बिजनेस कर ही नहीं रहे तो वो पार्टनरशिप में नहीं होंगे। इन दिस केस एक्स एंड वाई हैव परचेज्ड अ रेस्टोरेंट जॉइंटली, दे आर को ओनर्स एंड नॉट पार्टनर्स। वो एक साथ ओनर्स हैं, पार्टनर्स नहीं हैं, एज दे नेवर कैरिड ऑन एनी बिजनेस। तो उन्होंने कभी भी कोई बिजनेस इस रेस्टोरेंट को लेकर कभी नहीं किया। तो अगर बिजनेस नहीं किया तो पार्टनरशिप ही नहीं है। देयरफॉर एक्स एंड वाई आर नॉट पार्टनर्स इन दिस वेंचर, तो इसीलिए वो पार्टनर्स नहीं होंगे। सो ये दो क्वेश्चन थे जिससे हमने फीचर्स के बारे में समझा। एक क्वेश्चन था जो ये बताता था कि जो हमारा बिज़नेस है वो लॉफुल बिज़नेस होना चाहिए, लॉफुल एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन था वो ये बताता था कि उन दो पार्टनर्स में कुछ ना कुछ बिज़नेस जो है वो ज़रूर होना चाहिए। वो सिर्फ ओनर्स नहीं होने चाहिए, वो आपस में कोई ना कोई बिज़नेस भी साथ में करते होने चाहिए। अगर वो बिज़नेस नहीं कर रहे हैं साथ में तो वो पार्टनर्स भी नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अमित एंड अमन आर ट्रेडिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फर्नीचर। दो पर्सन है अमित एंड अमन, वो फर्नीचर को सेल करने का ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं फर्नीचर का। दे हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट द एक्ट्स ऑफ अमित विल नॉट बाउंड अमन एंड वाइस वर्सा। तो उन्होंने आपस में ये अंडरस्टैंडिंग जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि अमित के जो एक्शंस हैं बिजनेस को लेकर, अमित जो बिजनेस कर रहा है उसी पार्टनरशिप फर्म में, वो अमन को बाउंड नहीं करते और अमन के जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो अमित को बाउंड नहीं करती हैं। तो डज पार्टनरशिप एग्जिस्ट, क्या इन दोनों में पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। देखिए पार्टनरशिप एग्जिस्ट करने के लिए उन दोनों में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, एक बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए। जब बिजनेस रिलेशनशिप होता है, दोनों मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस करते हैं, या फिर एक के बिहाफ बाकी के पार्टनर्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, या कोई एक पार्टनर एक्ट करता है, तो वो बाउंड भी करता है साथ में बाकी के पार्टनर्स को अपने एक्शन से। यानी कि एक पार्टनर जो भी एक्शन करता है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करता है बिजनेस में, तो उस एक्शन के जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी नतीजे निकल कर आते हैं, उससे बाइंड होते हैं बाकी सभी पार्टनर्स। कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि ये तो इस पार्टनर ने काम किया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इससे बाउंड नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। पार्टनर में सभी मिलकर बिजनेस करते हैं या सभी के बिहाफ पर कोई एक काम कर रहा होता है, तो उसके जो एक्शंस होते हैं उससे सभी जो है आपस में बाइंड होते हैं, एक का इफेक्ट बाकी सब पर भी पड़ता है।
तो इन पार्टनरशिप, इसका आंसर हम पढ़ते हैं, इन पार्टनरशिप वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज दैट द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और सम ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी पार्टनर्स मिलकर वो काम कर रहे होंगे या सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर कोई एक पर्सन काम कर रहा होगा। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। तो वहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि एक के एक्शन बाकी सब पार्टनर्स को बाइंड करता है। So in case of mutual relationship of binding each other does not exist, therefore there is not a partnership। तो इस केस में क्या है कि अमित के जो एक्शंस है वो अमन को बाउंड नहीं कर रहे हैं और अमन के एक्शंस अमित को बाउंड नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि उनमें कोई बाइंडिंग रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर वो रिलेशनशिप नहीं है तो ये पार्टनरशिप भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लो एंड फास्ट आर रनिंग अ फास्ट फूड जॉइंट। तो स्लो और फास्ट दो पर्सन है, जिन एक का नाम है स्लो, दूसरे का नाम है फास्ट, आर रनिंग अ फास्ट फूड जॉइंट अंडर द ब्रांड नेम MACDONNEL। तो इस नेम के अंडर, इस ब्रांड नेम के अंदर वो अपना क्या कर रहे हैं, अपना एक बिजनेस चला रहे हैं। स्लो ऑन हिज ओन स्टार्टेड अनदर फास्ट फूड आउटलेट यूजिंग द सेम नेम। तो स्लो, उसमें जो एक पर्सन था वो सेम नेम को यूज़ करके अपना एक और अनदर बिजनेस जो है वो चला रहा है सेम नेम के अंदर विद हिज ओन कैपिटल, जिसमें उसने सिर्फ खुद की कैपिटल जो है वो लगाई है। पहले वो एक फर्म के अंदर काम कर रहे थे स्लो एंड फास्ट, तो उस फर्म में तो वो काम कर ही रहा है, साथ में स्लो जो है उसने अपना एक और बिजनेस जो है वो शुरू कर लिया है विद द सेम नेम, और उसमें उसने कैपिटल भी खुद लगाई है, जिसमें से ही अर्नड इंडिविजुअली ₹80,000 फ्रॉम दिस बिजनेस। तो जो बिजनेस उसने अकेले अलग से स्टार्ट किया था उस बिजनेस से उसको ₹80,000 जो है वो उसको प्रॉफिट हो चुका है। स्टेट वेदर स्लो इज़ लाइबल टू रिटर्न द प्रॉफिट टू द फर्म। तो आप बताओ कि स्लो ने जो दूसरे बिजनेस से अपना पैसा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, क्या उसको वो प्रॉफिट जो है फर्म को वापस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अ पार्टनर इज़ प्रोहिबिटेड अंडर लॉ फॉर सेटिंग अप अ राइवल बिजनेस। जो पार्टनर होते हैं अगर वो किसी फर्म में एक साथ पार्टनरशिप में हैं तो उसका कोई भी एक पार्टनर जो है अलग से एक राइवल बिजनेस, एक उसका विरोधी सेम जो बिजनेस जो है वो शुरू नहीं कर सकता। सेम नेम से और सेम जो जिस नेचर का वो बिजनेस फर्म में कर रहे हैं उसी नेचर का बिजनेस तो वो बिल्कुल भी शुरू नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको कोई अनदर बिजनेस जो है वो शुरू करना है जो मे बी सेम नेम से हो सकता है या सेम नेचर का हो सकता है, वो तभी शुरू कर सकता है अगर वो सबकी कंसेंट लेकर वो काम शुरू करे। जितने भी उसके पार्टनर्स हैं, को पार्टनर्स हैं, उनको बताकर उनकी कंसेंट लेकर अगर वो बिज़नेस शुरू करे तभी वो कर सकता है। लेकिन अगर वो उनको नहीं बताया हुआ और उनकी कंसेंट के बिना वो अपना राइवल बिजनेस जो है कोई भी एक पार्टनर अलग से शुरू नहीं कर सकता, यानी कि वो अपनी जो फर्म है उसके कंपटीशन में कोई दूसरा बिजनेस को लेकर नहीं आ सकता। So in this case he violates the provision of the law, he is liable to pay whole profit made by him to the firm। अगर कोई पार्टनर जो है इस रूल को वायलेट करता है, वायलेट का मतलब होता है कि अगर वो इस रूल को तोड़ता है और अलग से एक राइवल बिजनेस बिना किसी को बताए वो शुरू करता है, तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट वो कमाता है वो किसको देगा, फर्म को वापस करेगा। इन दिस केस स्लो इज़ डूइंग अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ फास्ट। तो जो स्लो था उसने फास्ट को बताए बिना एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस जो है वो शुरू किया था, जिसमें उसने नेम भी वही यूज़ किया था जो उसका फर्म का नेम था। तो देयरफॉर ही इज़ लाइबल टू रिटर्न प्रॉफिट्स टू ऑफ ₹80,000 टू द फर्म। तो वो फर्म को ₹80,000 के प्रॉफिट्स जो हैं वापस करने के लिए लाइबल होता है। तो ये थे थ्योरेटिकल बेसिस कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चंस जिससे आपको कंसेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने थ्योरेटिकल बेस और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में अब हम करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट को।